खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मार्च की 7 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर मुश्तमिल प्रोग्राम सलाम जेके में जहां ख़बर, तज्ज़िया और तबसरा आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया जाए। और लगातार ये कोशिश हम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जब आप अपनी बात रखते हैं तो हुकूमती इदारों तक वो बात पहुँचे, उसका असर हो। अगरचे इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होना चाहिए था, जिस तरीके से एक तेज़ी सरकार की तरफ से दिखनी चाहिए थी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस पर, वो अभी भी थोड़ा सा कम है। लेकिन मैटर टेकअप हुआ है, एश्योर किया गया कि जनाब ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं और हल भी इसका निकाला जाएगा। फ़िलहाल वो तो बाद की बात है। 9:45 पर जब आप और हम बात करेंगे। फिर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि तकरीबन 7 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर का बजट पेश होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कुछ अहम दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फटाफट से आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आप खबरें, तज्ज़िया और तबसरा आप बराबर देखते हैं। हर पल हम आपको अपडेट वहाँ पर करते हैं और यही वो राब्ता है जहाँ पर अभी से आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। हालात वाक़ात के बारे में हमें भी अपनी आरा भेजते हैं और जो कुछ आप देख पाते हैं उससे हमें भी बाखबर करते हैं। और वो सारा फीडबैक आपका जो होता है वो एक एक्टिव रिपोर्टर के तौर पर होता है और वो फीडबैक हमें प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने में मदद भी देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पहले पड़ाव पर आते हैं और पहले आपको बताते हैं कि आज तारीख़ में क्या कुछ हो चुका है। 7 मार्च को जब हिस्ट्री की किताब को खंगाला गया तो अहम तरीन वाक़ात सामने आए हैं। वो अहम तरीन वाक़ात है क्या, एक एक करके बताएंगे आपको आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आज मार्च की 7वीं तारीख है, साल 2025। अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक कुछ चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने और देखने की कोशिश करेंगे। चंद अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने ज़रा रखते चलें। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज पता चलता है कि मुतअद्दिद वाक़यात हैं, कई इंसिडेंट्स हैं, जिनमें एक वाक़या ये भी है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट 1876 में आज ही के दिन हासिल किया था। और इसके बाद दुनिया के अंदर मुतअद्दिद प्रोडक्ट्स आए, कई लोगों की जानिब से ऐसी कोशिशें की गई, लेकिन असल में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के ज़रिए जो टेलीफोन बनाया गया या जो ईजाद थी उसकी कोई कॉपी ना कर सके। इस पेटेंट के बाद वो तमाम कोशिशें कामयाब भी हुई और कोई इसकी कॉपी नहीं कर सका। 1906 में फिनलैंड में ख़वातीन को आज ही के दिन वोट डालने का हक सरकारी तौर पर मिला। साल था 1925, दिन आज का। सोवियत रेड आर्मी ने मंगोलिया पर बैरूनी कब्जा आज के दिन किया। मार्च की 7वीं तारीख को 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का मुतालबा किया। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान से वो अलग होने की ख्वाहिश तो बहुत पहले से रखते थे, लेकिन उनकी जानिब से कोई अनाउंसमेंट की गई हो या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की हो। 1977 में इसके 6 बरस बाद पाकिस्तान में 1970 के बाद पहले आम इंतखाबात हुए और इसी दौरान यानी 1971 में बांग्लादेश बना। उसके बाद आम इंतखाबात जो हुए ये पहली मरतबा सिविल हुक्मरानों की जानिब से कहा जाता है कि सही तरीके से कराए गए, और इससे पहले जो कुछ होता रहा उसमें जितना भी दखल था वो फ़ौज का या फ़ौज के जनरल्स का हमेशा से रहा है। और 1977 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दूसरे आम इंतखाबात जब करवाए तो कामयाब इनेकाद हुआ, इस बात का ऐलान भी सरकारी तौर पर किया गया। 7 मार्च 1985 में आज ही के दिन IBM ने PC DOS या डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 3.1 मुतारिफ कराया। दिन आज का था, कंप्यूटर की दुनिया में अहम पेशरफ्त। इसी साल 1985 में एड्स का पहला एंटीबॉडी टेस्ट एलिसा टॉप टेस्ट शुरू किया गया। दुनिया भर के अंदर होने वाले मुतअद्दिद टेस्ट जो कामयाब नहीं पाए गए और 1985 में जो टेस्ट हुआ उसके बाद इसमें भी वक्त गुजरने के साथ साथ डेवलपमेंट्स होती गई और ये पहला एंटीबॉडी टेस्ट था 1985 में। 2008 में खलाबाजों ने मरीख पर एक झील दरियाफ्त की और नासा के लिए आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1941 में 50,000 बरतानवी फौजी यूनान में आज के दिन दाखिल हुए। 1941 ये वो वक्त था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दूसरी आलमी जंग जारी थी या एक वक्त गुजर रहा था। मुश्किल सूरत हाल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की थी। 1981 में टीम इंडिया के साबिक क्रिकेटर, कप्तान, मौजूदा वक्त में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बल्कि अब खिलाड़ी की हैसियत से खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की रांची में आज के दिन पैदाइश हुई।
मार्च की 7 तारीख को आज जन्मदिवस वो मना रहे हैं और मुबारकबादी के पैगामात भी उन्हें मौसूल हो रहे हैं। 43 साल के आज महेंद्र सिंह धोनी हो गए हैं। 1949 में भारतीय सियासतदान, ताल्लुक जम्मू कश्मीर से, गुलाम नबी आज़ाद की बदरवाह के अंदर पैदाइश हुई दिन आज का, और इस तरीके से 7 मार्च 1949 से अब तक आप देखेंगे तो वो आज 76 बरस के हो गए हैं। अभी भी सरगर्म है, अगरचे पहले के मुकाबले कम वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस से सफ़र ख़त्म करने के बाद अपनी सियासी जमात बनाई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो भी उनके फेवर में नहीं गई और मौजूदा वक्त में एक ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं जो शायद सियासी करियर के बाद उनके लिए मुश्किल तरीन लम्हा है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़े और मेजर इवेंट्स थे जो आपके सामने हमने रख दिए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उस वाक़े की जानिब लिए चलेंगे जहाँ अपने ही शहरियों पर बम गिराए गए। साउथ कोरिया से खबरों का आगाज करेंगे। इंटरनेशनल कुछ बड़ी खबरें आप तक इस प्रोग्राम में शुरुआत में पहुंचेंगी और उसके बाद सीधा जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। चलिए जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं साउथ कोरिया की, क्योंकि इतलात और ख़बरों के मुताबिक और ख़बर रसा इदारों के मुताबिक खबर यह है कि साउथ कोरिया के फाइटर जेट्स ने अपने ही शहरी इलाकों के अंदर बम दागे हैं और ये बम जब ड्रॉप इन किए गए तो उससे तबाही के मनाजिर भी सामने आए हैं। MK-82 बम रिलीज़ किया गया जी KF-16 फाइटर जेट की तरफ से और ये कहा गया कि ये फायरिंग रेंज के आसपास किया गया, लेकिन ये हादसाती तौर पर हुआ है। एक्सीडेंटली ये बम ड्रॉप हो गया है, जिसके नतीजे में अभी तक कुछ लोगों के ज़ख्मी होने और कुछ लोगों के मारने की भी खबर आ रही है। साउथ कोरिया के फाइटर जेट्स की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि एक्सीडेंट बम ड्रॉप हो गया जी सिविलियन एरियाज़ के अंदर। ये तब हुआ जब एक मिलिट्री ड्रिल चल रहा था और तकरीबन 5 एक्सरसाइजें इस वक्त चल रही हैं US मिलिट्री के साथ और जॉइंट इस सेशन के दौरान ही ये बम ड्रॉप इन हुआ, जिसके नतीजे में 8 लोगों के ज़ख्मी होने की पहले खबर आई और उसके बाद कुछ लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। MK-82 बम तब रिलीज़ हुआ जब KF-16 फाइटर जेट्स फायरिंग रेंज के ऊपर से जा रहे थे। कैजुअली ये सारा ड्रिल चल रहा था, लेकिन अचानक से जहाज़ से, फाइटर जेट से ये बॉम्ब शेल्स गिरे जो नीचे आबादी पर आए, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा तबाही और नुकसान हुआ है। ताहम साउथ कोरिया के दिफाई तर्जुमान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फाइटर जेट्स जो एक दिन के फायरिंग ड्रिल जो US मिलिट्री के साथ चल रहा था उसमें लगे हुए थे, उसी दौरान हादसाती तौर पर यह वाक़या पेश आया है। 8 लोगों की, जिनमें से जख्मियों की 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, तशवीशनाक बताई जा रही है और ये चूँकि मकामी सतह पर मशकें थी, इसी दौरान कहा गया, अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि गलती से FK-16 ने आबादी वाले इलाकों पर बम गिरा दिए, नुकसान विद इन कंट्री हुआ है और उसके बाद जो बम नहीं फटे हैं उनको भी नाकारा बनाने की कोशिश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े पर जनूबी कोरियन एयरफोर्स ने माफ़ी भी मांगी है। नुकसान के अजाले के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा, इसकी पेशकश कर दी है अपने ही शहरियों के, जिनमें 8 लोग जख्मी हुए थे, 4 की हालत अभी भी तशवीशनाक है। आगे बढ़ते हैं और सीधा जम्मू कश्मीर आते हैं और मकामी खबरों में सबसे पहले आज के दिन की जब बात हो रही है तो हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़े इवेंट्स थे, मेजर इवेंट्स थे, लेकिन जब मुस्तकबिल में कभी तारीख 7 मार्च की गिनी जाएगी तो ये भी याद रखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का पहला बजट एक तवील मुद्दत के बाद, यानी 6.5-7 बरसों के बाद एक अवामी मुंतखबा हुकूमत पेश कर रही है और अब से तकरीबन 1.25 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आला, जिनके पास इस वक्त वज़ारत ख़जाना का भी चार्ज है, उमर अब्दुल्ला अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश करेंगे और वो जो जनवरी 2018 में 80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था, जिसके बाद अब तक तकरीबन 7 बरस बीत गए हैं, उसकी तवील मुद्दत या 7 बरसों के अरसे के बाद ये बजट, जिसमें अवाम की उमंगें, एहसासात, जज्बात और उम्मीदों की क्या ये बजट अक्कासी करेगा या नहीं, आज दोपहर होते होते साफ हो जाएगा। साल 2018 के बाद प्रेसिडेंशियल रूल जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज था, जिसकी वजह से बजट मरकजी बजट के साथ पेश किया जाता था। निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी और 7 साल के वक्फे के बाद
आज ऐवान असम्बली के अंदर रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो बजट पेश करने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मीज़ानिया रखेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर आज रखने जा रहे हैं और 2018 के बजट के बाद ये पहला मौका होगा जब बजट को ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े अरसे के बाद आप ये भी देखेंगे कि बहसती वज़ीर आला जिनके पास वजारत ख़जाना का कलमदान भी है, तो बहसती वज़ीर ख़जाना, बहसती वज़ीर आला दोनों तरफ से ये खड़े होंगे और बजट पेश करेंगे। और शायद पिछले 10-15 साल या 20 साल के फिगर्स को जब आप खंगालेंगे तो ये पहला मौका होगा जब वज़ीर आला बहसती वज़ीर ख़जाना के बजट भी पेश करेंगे। इसके साथ साथ जो असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई हैं उसके मुताबिक 8 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को बजट पर बहस होनी है, यानी जो आज मीज़ानिया पेश किया जाएगा उसके बाद मेंबरान कानून साजिया अपने अपने तरीके से इस पर बात रखेंगे 8, 10 और 11 को। और ये भी माना जा रहा है कि 11 तारीख को ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो इस बड़े बजट स्पीच को कंक्लूड करेंगे, यानी जो एतराज़ात, जो पॉइंट्स मुख्तलिफ मेंबरान की तरफ से अक्रॉस द टेबल उठाए जाएंगे उनको वो मॉनिटर करेंगे और फिर एक एक करके उसका जवाब भी देंगे। ताहम आज सबकी नज़रें नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत वाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला इस वक्त कर रहे हैं, उस पर लगी हुई हैं कि किस तरीके से वो तमाम मामलात जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाए जाएंगे जिनका वादा उनकी तरफ से किया गया है। ताहम उमर ने कल भी इस बात का वाज़िया इशारा दिया कि एक गो में चीज़ें नहीं होंगी, 5 साल का इंतज़ार करना होगा और विद इन द 5 years ऑल थिंग्स विल बी ऑन क्लियर। फाइनेंस स्टेटमेंट एक्सपेंचर जो होगा 25-26 का और सप्लीमेंट्री जो एक्सपेंचर का होगा 24-25 का वो आज ऐवान के सामने रखेंगे उमर अब्दुल्ला। और ये कहा गया कि पहले क्वेश्चन आवर यानी 10 से 11 बजे पहले क्वेश्चन आवर होना है और क्वेश्चन आवर के फ़ौरन बाद रियासत के वज़ीर आला बजट को ऐवान के सामने पेश करेंगे और 1 घंटे का वक्त जो है इन्हें दे दिया गया है जब वो इस बजट को पेश करेंगे। तो इस तरीके से आज का दिन रियासत की असम्बली के लिए इंतहाई अहम, सबकी नज़रें जो है वो जम्मू कश्मीर असम्बली पर लगी हैं। मेंबरान कानून साजिया अक्रॉस द पार्टीज़ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान को भी उम्मीद है कि मेजर रिलीफ आज बहुत सारे लोगों को मिलेगा और इसी तरीके से जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स हैं उनका भी ये मानना है कि सूरत हाल को देखते हुए उमर अब्दुल्ला पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी है और देखना होगा कि उमर इस दबाव के बीच किस तरीके से बाहर आएंगे। तो आज 11 बजे के आसपास ऐवान के अंदर बजट पेश किया जाएगा और बजट को बराह रास्त हम आप तक भी पहुंचाएंगे और उसके बाद पूरे दिन उसको डिकोड करने की भी कोशिश की जाएगी। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा इस वक्त असेंबली सेक्रेटरीट से ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज 7 साल के वक्फे के बाद असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर गहमा गहमी है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जब से बजट सेशन हुआ है ऑफिशियल गैलरी पूरी रहती है, विजिटर्स गैलरी पूरी रहती है, प्रेस गैलरी में पाँव रखने की जगह नहीं होती है और हर दिन कोई ना कोई खबर वहाँ से आती है। वो एस्पिरेशंस को ब्रेक थ्रू करने की खबरें जो है वो सामने आ रही है मीडिया की तरफ से, लेकिन आज इंतहाई अहम दिन है। क्या सिचुएशन है और किस तरीके का मूड आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बीजेपी के पास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो आज बजट पेश किया जाएगा। देखिए हर एक वर्ग इस समय जो है वो नजर गड़ाए बैठे हैं कि उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें तो जो वादे पूरे किए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे यानी कि मैनिफेस्टो में किए हैं क्या वो वादे जो है वो इसमें पूरे होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से 200 यूनिट बिजली फ्री, साथ ही साथ आप देखेंगे जो राशन है उन्हें फ्री करने की बात यहाँ पर की गई है और कई सारे चिकित्सा औद्योगिक यहाँ पर जो है वो नजरें गड़ाए बैठे हैं। और इस समय करीबन 11 बजे 10 बजे जो है वो सत्र, विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और करीबन 11 बजे सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो बजट पेश करेंगे। देखिए 2024 और 2025 की बात करें तो जो बजट यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा बजट जो है वो पेश किया गया था। तो इस समय काफी चुनौती है और एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने है कि क्या कुछ यानी कि बजट में ऐसा रहेगा जिससे आम जनता जो है वो
प्रसन्न हो, आम जनता जो है वो खुश, हर एक वर्ग जो है वो खुश हो। तो इस समय की अगर मैं बात करूं तो असेंबली में आप देखिए जहां पर विधायकों जो है वो विधायक आना शुरू हो रहे हैं और करीबन 10 बजे जो है वो यहाँ पर विधान सत्र की जो है वो शुरुआत होगी। हालांकि अगर मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन की बात करूं तो अभी तक लीडर ऑफ ओपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात करूं तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उन वादों को जो है वो बजट में पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो कहने की भारतीय जनता पार्टी अपने कदम जो है वो आगे जरूर बढ़ाएगी। तो इस समय अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जहां पर लीडर ऑपोजिशन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हर किसी की निगाहें, हर एक वर्ग की निगाहें, हर एक आम जनता की शिल्पा, निगाहें इस बजट हमने पे है, देखा कि क्योंकि इस असेंबली को भी थोड़ा सा पेपरलेस करने की कोशिश की गई, डिजिटलाइज बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मीडिया के पास भी आ रही हैं। तो अब की बार बजट जो हम रिवायती तौर पर देखते थे, जब अब्दुल रहीम रातिर साहब बैक टू बैक बजट पेश कर रहे थे, वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने बजट पेश किया, तारिक हमीद करा जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं उन्होंने एक बजट पेश किया, तो रूटीन में एक ब्रीफ केस रहता है, एक फोटो सेशन होता है, उसके बाद वजीर आला जो है वो अंदर जाते हैं और फिर फाइनेंस मिनिस्टर अंदर जाकर बजट पेश करते हैं। क्या रिवायत को बरकरार रखा जाएगा या डिजिटलाइजेशन की ओर जो कदम दिल्ली में हमने देखा कि बही खाते के बाद सीधे लैपटॉप पर निर्मला सीतारमन साहिब आई और वहां से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, यूपी के अंदर हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जब आए तो सीधे डिजिटलाइज होकर उन्होंने सारी बात सामने रखी, यहां पर इस तरीके का है, यहां ब्रीफ केस वाला सिस्टम चलेगा यहां पर अभी? देखिए फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से काफी समय के बाद यानी कि सरकार बनी है और उसके बाद आज विधानसभा सत्र में जो वो जम्मू कश्मीर का जो है वो बजट लाया जाएगा, तो ये कहना असंभव है। संभावना जताई जा सकती है कि डिजिटलाइज होगा या फिर ब्रीफकेस जो है वो लाया जाएगा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं डिजिटलाइज जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है वो बजट पेश किया जाता है जिस प्रकार से लैपटॉप के जरिए से, तो उसी प्रकार से डिजिटलाइज होकर, तो उसी प्रकार से हो सकता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी उसी प्रकार से जो है वो बजट पेश करे। तो फिलहाल इस समय हर किसी की निगाहें जो है वो आम जनता की निगाहें इस बजट पे हैं कि क्या कुछ उनके लिए जो है वो खास रहने वाला है। अच्छा, खबर जी। ये भी है कि उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर सारे मेंबर्स पहुंचे जो कैबिनेट कुलीग्स हैं और शायद 1 गो में वहां से निकला जाएगा, इस तरीके की कोई खबर आपके पास? देखिए अब भी इस समय की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं विधायकों की बात करूं तो अभी भी कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो संभावना हो सकती है कि एक साथ वो सब आए, लेकिन अब देखेंगे कल की अगर यानी कि बीते 3 दिन की बात करूं तो जिस प्रकार से विधायक जो है वो अलग अलग टाइम से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक ही साथ जो है वो प्रवेश करे, सेम उमर अब्दुल्ला आए और उसके साथ ही साथ विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आए। लेकिन फिलहाल अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी विधायक जो है असेंबली में यानी कि विधानसभा असेंबली में जो है वो अभी तक नहीं बहुत पहुंचा। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और बजट के हवाले से जो सरगर्मियां दिन भर रहेंगी या 10 बजे के बाद जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज होगा तो बराह रास्त आप गुलिस्तान न्यूज़ के न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर, JK 24/7 न्यूज़ पर, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप साथ रहिएगा। फेसबुक, इसके अलावा हमारी यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल पे लगातार वहां पर नशियात जारी रहेंगी और वेबसाइट के साथ साथ आप एक्स पर और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी साथ साथ आपको अपडेट किया जाता रहेगा। बजट में क्या खास होगा, क्या हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जाएंगे, ये सारी चीजें एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश तकरीबन अगले 3 घंटों के दौरान रहेगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे हो सकता है कि सीएम की स्पीच हो और उसके बाद इस पर रद्द-ए-अमल जो भी आएगा, ग्रांट्स के बाद जो सवालात का सिलसिला शुरू होगा, फिर चीफ मिनिस्टर की तरफ से जवाब, ये एक एक करके चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। 9 बजने वाले हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौटेंगे तो सीधा आपको जम्मू कश्मीर के उन इदारों की तरफ लिए चलेंगे। बजट पर भी मजीद बात होती रहेगी, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, लेकिन आज बात जरा तालीमी इदारों की भी, जहां पर एक तवील मुद्दत के बाद सरमाई तातीलात खत्म होने के बाद थोड़ी देर पहले स्कूलों में फिर से जो दरसी निज़ाम है वो शुरू हो गया है। कुछ स्कूल खुले हैं, कुछ खुलना शुरू हुए हैं। एक एक करके तफसीलात आप तक ब्रेक के उस पर।
चलिए जनाब, बजट आज पेश होगा तो उस पर हम पल पल का आपको अपडेट तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन ज़रा आज एक और अहम काम भी होने जा रहा है और वो काम थोड़ी देर पहले सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू हो चुका है। सरमाई तातीलात के बाद आज स्कूल पूरी वादी के अंदर एक बार फिर खुल रहे हैं। मतला बिल्कुल साफ है और साफ मतले के बीच आज सुबह से दोबारा से स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। कमोबेश 10,000 के करीब स्कूल 3 माह के वक्फे के बाद खुलेंगे, यानी जो सरमाई तातीलात विंटर वेकेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया गया था वो ख़त्म हो गया है और 3 माह के वक्फे के बाद आज शहर श्रीनगर और सूबा कश्मीर के मुतअद्दिद स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों को खोलने से पहले सूबाई इंतज़ामिया डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी करते हुए ये साफ किया था कि स्कूलों के अंदर खूबसूरती को यकीनी बनाया जाए, तलबा का इस्तकबाल वालिहाना अंदाज में किया जाए ताकि उन्हें मज़ीद बेहतर और आराम आए स्कूल आने के अंदर। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज ही सुबह हमने देखा कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी एक मुख्तसर और जामिया बयान जारी किया है। याद रखिएगा, जहां स्कूल आज खुल रहे हैं 3 माह के वक्फे के बाद, वहीं पर कॉलेज पहले ही 14 सितंबर को खुल चुके हैं। स्कूल अक्रॉस द कश्मीर जहां आज खुल रहे हैं, वहीं पर खबर यह है कि गुरेज में 2 दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई थी, यानी गुरेज वादी के अंदर जहां पर रास्ते अभी भी बंद है, बीआरओ की तरफ से लगातार कोशिश की गई थी तमाम रास्ते खोलने की, वहां पर अब 8 मार्च को ये स्कूल खोले जाएंगे। आज 7 मार्च है, आज नहीं खुलेंगे गुरेज के अंदर, कल तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने 6 दिसंबर को सरमाई तातीलात का ऐलान किया था और साफ कर दिया था कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल जो सूबा कश्मीर के अंदर है, विंटर जोन के अंदर जम्मू में पढ़ते हैं, वो 2 मरहलों के तहत छुट्टी में जा सकती है, जिसके बाद गुज़श्ता दिनों चंद दिनों की तौसीह छुट्टी में कर दी गई थी। फाइनली आज स्कूलों के अंदर बच्चों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने कुछ स्कूलों के जहां सुबह सुबह स्कूल खुले हैं, कुछ एक एक करके खुल रहे हैं। साफ सफाई के लिए इंतजाम पहले से थे, दरसी निज़ाम बगैर किसी तातुल के चले, इसके लिए इकदाम थे। वालिहाना इस्तकबाल बच्चों का स्कूल इंतजामिया अलग अलग मकामात पर कर रही है और हर सतह पर 1 मार्च को स्कूल खुलने थे, लेकिन चूँकि आप सब जानते हैं बीच में फिर बर्फबारी के एक मरहले से जम्मू कश्मीर गुजरा, माइनस टेम्परेचर फिर हुआ, सर्दियों का असर अलग अलग मकामात पर देखा गया और इंतजामिया ने बिलाखिर फैसला लिया था कि कम से कम 1 हफ्ते तक छुट्टियां बढ़ाई जाएं। 6 मार्च तक स्कूल बंद रहे, आज स्कूल खुल रहे हैं। बच्चों के आने का और उनके जो तासुरात हैं दोबारा आप देखेंगे, मुसरत का इजहार आमतौर पर बच्चों का किया जाता है। 2.5-3 महीने का ये जो वक्फा है जिसमें बच्चों के लिए एक मुश्किल तरीन लम्हा भी होता है, सिर्फ घर के अंदर और घर से ट्यूशन सेंटर तक जाना। सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, जरा अपडेट करें, आज तकरीबन 3 माह के वक्फे के बाद स्कूल खुला है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज से मौसम थोड़ा सा ज़रूर बेहतर रहेगा, लेकिन बूंदाबांदी का भी सिलसिला हो सकता है। हो गुरेज के अंदर कल स्कूल खुलेंगे, लेकिन जब हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर किस तरीके की गहमा गहमी और कितने खुश बच्चे नज़र आ रहे हैं? देखिए गौर साहब, जिस तरीके से खासतौर पे विंटर वेकेशन और विंटर ब्रेक को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, जबकि स्कूल्स खुलने थे और स्कूल्स के साथ पहले ही 1 तारीख के हवाले से बात की गई थी कि स्कूल्स 1 मार्च को ही खुलेंगे, मगर ड्यू टू क्लाइमेटिक रीजन जहां पर मौसम की खराबी की वजह से फिर कुछ डेज को डेफर करना पड़ा। यानी आज 7 तारीख है और आज सुबह से हम देख रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, बच्चों की जो मैं कह सकता हूं कि खुशी चेहरे पर खूब झलक रही है, क्योंकि काफी एक्साइटेड है। और खासतौर पे जिस तरीके से इंतजामिया को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले अथॉरिटी हो या प्राइवेट हो, स्कूल्स को सजाया गया है, नीट एंड क्लीन रखा गया है। जी हाँ, कई दीवारों पर जो है हमने देखा कि कई सारे खूबसूरत फ्रिल्स लगाई गई है, वेलकम नोट्स के साथ बच्चों का इस्तकबाल किया जा रहा है। यानी ओवरऑल जिस तरीके से 3 महीने जो खास तौर पर वादी कश्मीर में जो छुट्टियां रहती है और छुट्टियों के बाद जो स्कूल का जो आना जाना रहता है, बच्चों का जो पहला दिन होता है, ये बड़ा काफी एक्साइटेड है। इन बिटवीन हमने सुबह डायरेक्टर एजुकेशन से भी बात की थी, उनका भी मानना है कि खास तौर पर जो है
बच्चों का एक स्पेशल वार्म वेलकम मिलना चाहिए ताकि वो भी एट ईज फील करे। और आज पहला दिन है और हम देख रहे हैं कि कुछ स्कूल्स आज खुले तो हैं मगर कुछ स्कूल्स आज बंद भी है। दूसरे जानिब अगर हम देखेंगे तो फिलहाल सुबह सुबह बच्चों की चहल पहल अच्छी खासी दिखाई दे रही है जो स्कूल्स की तरफ रागिब हो रहे हैं। तो ये स्कूल जो आज बंद है उसकी बुनियादी वजह क्या? अगरचे सरकार की तरफ से कहा गया था कि आज तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो जबकि ऑफिशियल नोट तो यही है कि सारे स्कूल्स खोल दिए जाएंगे मगर कुछ स्कूल जो प्राइवेट हैं हमने देखा कि जिसमें बच्चे पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए तो रमजान मुबारक की आमद दूसरी जानिब आज फ्राइडे भी है तो स्कूल्स में हाफ डे भी रहता है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शायद कुछ पेरेंट्स ये भी सोचते होंगे कि अब मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस वक्त एक अच्छी खासी जो है धूप भी खिली हुई है, मौसम भी बड़ा साजगार है और बच्चों के चेहरे पर खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि बच्चों ने दोबारा स्कूल का रुख कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर आज से दरसी निज़ाम को बहाल कर दिया गया है। महकमा तालीम की तरफ से भी तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई हैं। चलिए, स्कूलों के हवाले से बात हो रही है तो बात ज़रा यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात की भी कर लेते हैं। और आज जब स्कूल खुलेंगे तो आप सब जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन का एक सिलसिला रहता है, लाखों बच्चे सफ़र स्कूल बसों के ज़रिए करते हैं। लेकिन स्कूल बसों के लिए जो पहले फरमान निकला था वो दोबारा से जारी हुआ है। याद दिलाई गई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर की तरफ से स्कूल इंतज़ामिया को कि बसों में CCTV कैमरों की तनसीब ज़रूरी है। 31 मार्च तक डेडलाइन में तोसी कर दी गई है जो ऑलरेडी तारीख ख़त्म हुई थी। तो अब स्कूल की बसों में कम से कम 31 मार्च तक तमाम इदारों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। और अथॉरिटीज़ ने या जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर हैं उन्होंने डेडलाइन बढ़ाते हुए 31 मार्च तक कर दी है। स्कूल इंतज़ामिया को तमाम स्कूल बसों में जो भी इदारों के साथ मुंसलिक हैं उन बसों को CCTV कैमरों और बाकी फैसिलिटीज़ जो वहाँ पर ज़रूरी हैं जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट एड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, बैठने का सही इंतज़ाम, ओवरलोडिंग से बचने के लिए पहले से ही सख्ती बरती गई थी। लेकिन ये CCTV कैमरों वाला मसला है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो इसलिए इंतज़ामिया इस पर संजीदगी बरत रही है। एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कहा गया है कि वो स्पेशल ड्राइव चलाएँ 1 अप्रैल 2025 से कि अगर किसी स्कूल बस में कहीं पर भी कैमरा नस्ब नहीं किया गया है उसकी वजूहात मालूम करें, कार्रवाई करें। और अगर ऐसा नहीं होता है, 31 मार्च तक कैमराज नहीं लगते तो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत जो कवायद ज़वाबित या जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उनके मुताबिक उन स्कूलों पर कार्रवाई होगी जो इन रूल्स को वायलेट करेंगे। सरकारी हो या निजी स्कूल हो, बसें जहां से भी चलती हैं, जिस रूट पर भी चलती हैं, एक मखसूस तरीकाकार को अपनाते हुए CCTV कैमरों की तनसीब ज़रूरी होगी ताकि बच्चों की और अमले की जो इन बसों में जिन बसों में CCTV कैमराज लगेंगे जो स्कूलों के साथ अटैच हैं इनमें कम से कम सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो हैं वो जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके और बच्चे और अमला इंक्लूडिंग ड्राइवर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना करे। तो तमाम स्कूलों के लिए स्कूल खुलने के साथ साथ ही याद दहानी के लिए दोबारा से हुक्मनामा जारी किया गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर विशेषपाल महाजन की जानिब से कि ऑलरेडी ऑर्डर्स जारी किए गए थे लेकिन फिर से याद दिलाएं 31 मार्च तक फिलहाल मजीद वक्त है। जिनने कैमराज अभी तक नस्ब नहीं किए हैं वो कैमराज फटाफट से स्कूल बसों में लगा दें। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब स्कूल जाने वाले वो तो उसमें 13 जुलाई वाला नहीं है, बाकी 4 इश्यूज हैं। चलिए जनाब बढ़ते हैं आगे। जरा बात अब असेंबली की दोबारा से करते हैं क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक थी और उस शुक्रिया की तहरीक को कल रियासत के वजीर आला की तरफ से समेटा गया एज द लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर भी। और जब वो समेटा गया तो बात सियासत की थी, बात रियासत की थी और बात आने वाले मुस्तकबिल की भी थी। 13 जुलाई के शोधाओं से शुरुआत की गई, 370 के मामले तक लिया गया और यह साफ कर दिया गया कि हर हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो अवामी मैंडेट उन्हें हासिल हुआ है उसे पूरा किया जाएगा। 13 जुलाई के शोधाओं की शहादत को रायगा होने नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी को उसे ख़त्म करने की इजाज़त दी जाएगी। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐवान के अंदर बड़ा बयान। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी पर भी रियासत के वजीर आला की तरफ से अपनी बात रखी गई जिसमें उन्होंने कहा कि जिस कद के वो लीडर थे वो छुट्टी के मोहताज नहीं है। हर फर्द और हर शख्स शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जानता है। 370 कभी भी
तरक्याती मंसूबों के लिए रुकावट नहीं था। 370 क्या बुनियादी वजह इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का था? एक बड़ा सवाल उमर अब्दुल्ला की तरफ से रखा गया और कहा गया कि एक ऐसी हवा बनाई गई कि शायद 370 के होने से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब अगर 370 नहीं है तो हालात और घड़ी की सुइयां इतनी सुस्त रफ्तारी के साथ क्यों चल रही है? साथ ही कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस खुतबे पर जब वो बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि स्टेटहुड का मामला बुनियादी मामला है और उन्हें यह लग रहा था कि शायद हर एक पार्टी स्टेटहुड के मामले में, इसलिए काबीना में उन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया। ताहम स्टेटहुड के मामले पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हम वो रियासत चाहते हैं जो बाइख्तियार रियासत हो। 5 अगस्त से पहले वाली रियासत की बहाली हम चाहते हैं। ताहम ये भी साफ कर दिया कि बिजनेस रूल्स को तय कर दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द वहां से ग्रीन सिग्नल मिलकर इसको नाफिजुल अमल भी किया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो का यहां बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। जमीनों के मामलों में करप्शन की बात, मिस गवर्नेंस की बात, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामलाल शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता ना, क्या बेहतरी आई? अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे। वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है। लेकिन ये मुझे मत कहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। टेररिज्म, अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है, तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना,
इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। हम लड़ रहे हैं ना, अब ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है। क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमली जामा हम तब पहना पाएंगे, जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन हमारी लड़ाई एक सच की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस लेने की लड़ाई जो है। के वज़ीर आला को आप सुन रहे थे। तकरीर सियासी थी क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक को समेटना था। आज ऐवान के अंदर दोबारा खड़े होंगे, 1 घंटे का वक्त दिया गया जब वो बजट अपना सामने रखेंगे जम्मू कश्मीर का। लेकिन ज़रा बात इसकी भी करते हैं जो कल मीज़ानिया से या आज के मीज़ानी से पहले ऐवान के सामने रखा गया, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। यानी ये वो रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें सेहत का पता लगता है रियासत की, यूनियन टेरिटरी की फाइनेंशियल सेटअप पर सेहत कैसी है और पिछले कई सालों का लेखा जोखा इसमें लगा रहता है। उससे यह फैसला होता है कि 25-26, 27-28, 29-30 के दौरान रियासत किस सिमत में आगे बढ़ सकती है। और इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के हवाले से 2-3 बातें हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कल वज़ीर आला की तरफ से टेबल की गई, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, एक तरफ से यह कहा गया, लेकिन जो ग्रोथ है वो जनाब नीचे आएगी। इकोनॉमिक ये जो मैशियत है वो थोड़ी धीमी रफ्तार के साथ 2025 में चलेगी और 7.06% की अनुमान लगाया गया है, जबकि 2023 में यही रफ्तार 9.31 थी। 2025 में ये रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हमें यह भी बता रहा है कि पिछले 4 सालों के दौरान सयाहत पर लोग आए, लेकिन सर्वे कार्ड ये बता रहा है कि 4 सालों में अगर सयाह सबसे ज्यादा आए तो उनमें एक अच्छी खासी तादाद कश्मीर के मुकाबले में जम्मू भी सयाहत के लिए आया है। यानी जो बातें हो रही थी कि शायद जम्मू नजरअंदाज हो रहा है, सयाहत नहीं हो रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सयाह इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में आए हैं। और फिर कश्मीर जो है, जो पिछले 4 सालों का जब आप फिगर्स खंगालेंगे तो उस सयाहत के फिगर में काफ़ी ज़्यादा कमी भी दिखी है। जम्मू कश्मीर इकोनॉमी जो प्रोजेक्ट की गई है वो 7.06% साल बाबत साल 2025, और ये डिक्लाइन है जी 7.08% जो 2024 में था। और फिर आगे ये भी कहा गया कि हम जी 2023 वाले मामले को जब देखते हैं तो यही फिगर जो था वो 9.31 था, यानी 9.31%। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, जिस पर बजट का मीज़ानिया सारा घूमता है, जिसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट्स को भी देखा गया है, तो ये जनाब बताया गया कि 2025 में 2.65 लाख रुपया तक पहुंचेगा, जो जनाब इंक्रीज होगा 11.19 करोड़ रुपया, बिल तरतीब 2.29 लाख करोड़ रुपया 2024 के मुकाबले में। फिर रियल GST अकाउंट्स की और इन्फ्लेशन की भी बात इसमें कही गई है, तो उसमें भी मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला है। लेकिन एक तरफ से ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कैसी रहेगी ओवरऑल, और 2-3 बातें इसमें क्या कुछ है, सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इमरान नाइकू। इमरान, सबसे पहले जरा बात सयाहत की करते हैं। अभी तक ऐसा एक नोशन सेट किया गया था कि ऑल टूरिस्ट जो है, सयाह जो है, और रोड्स लीड टू कश्मीर, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि जनाब सूरत हाल कुछ अलग भी है। सयाहत कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में पनप रही है और अगर फोकस किया जाए ये बढ़ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जब एयर कनेक्टिविटी की बात आई तो इसी सर्वे रिपोर्ट में मजीद भी बातें कही गई कि किस तरीके से एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का निजाम बनाया गया। बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज साल 2025 के लिए सालाना इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इकोनॉमी की रफ्तार में कमी, सयाहती शोबे की अहम पेशरफ्त
और ओवरऑल रियासत के मजमूई तरक्याती मंजरनामे पे रोशनी डाली गई है। और जहां तक माशी या इकॉनमी सूरत हाल का ताल्लुक है, तरक्की की रफ्तार में कमी रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की मईशत में तरक्की की रफ्तार में कमी देखी गई है इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। जहां तक फिगर्स इसमें बताए गए हैं, 2023 इकॉनमी 9.31% की शरह से बढ़ी, 2024 शरह तरक्की कम होकर 7.08% रही और इसी तरह से 2025 7.06% की मजीद सुस्त शरह तरक्की की पेशगोई इस रिपोर्ट में की गई है। और जहां तक ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GSDP या रियासती घरेलू पैदावार जिसे हम कहते हैं का ताल्लुक है, रिपोर्ट के मुताबिक 2024 जम्मू कश्मीर का मजमूई GSDP 2.38 लाख करोड़ रुपए था और 2025 में GSDP 2.65 लाख रुपए तक पहुंचने का इसमें तखमीना है। और 2024 में 1.35 लाख करोड़ रुपए, 2025 में 1.44 लाख करोड़ रुपए हकीकी GSDP इसमें बताए गए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत, हुनरमंद सेहत, हुनरमंद सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में खातिर ख्वाह तरक्की की इसमें ज़रूरत को उजागर किया गया है ताकि मईशत को मज़ीद मुस्तकम किया जा सके। रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर के सयाहती एदाद शुमार का भी तकाबली जायजा लिया गया है, जिससे वाज़िह होता है कि जम्मू कश्मीर ने सयाहों की तादाद में बढ़ोतरी हासिल की है, जबकि कश्मीर को गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी ने कुछ हद तक सहारा दिया है। और जो एदाद शुमार बता रहे हैं सयाहती एदाद शुमार 2021 से 2024, 2021 का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू में 10 करोड़ 65 लाख 757 सयाह आए हैं और इसी तरह से कश्मीर में 6,65,777 सयाह आए हैं। ये 2021 के फिगर्स बताए गए। और जहां तक 2022 का ताल्लुक है, जम्मू में 1 करोड़ 62 लाख 16 करोड़ 21 लाख 875 सयाह आए हैं और कश्मीर में 26,73,442 सयाह इस रिपोर्ट में बताए गए हैं कश्मीर आए हैं। इस तरह से जम्मू का जहां तक ताल्लुक है, 2023 में 1 करोड़ 80 लाख 24,176 सयाह आए हैं और कश्मीर में 31,55,835 सयाह वारिद हुए हैं। और 2024 गुज़िश्ता साल का जो फिगर बताए गए हैं, जम्मू में 2 करोड़ 91 लाख 379 सयाह आए हैं और कश्मीर में 34,98,700 जो है 2 सयाह वादियों हैं। और जम्मू को मजहबी सयाहत का फायदा हासिल रहा है इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, खास तौर पर माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा जी के जरिए से। और जहां तक वैष्णो देवी यात्रा का ताल्लुक है, 2024 में 94.55 लाख यात्रियों ने जम्मू शिरकत की है और अमरनाथ यात्रा में 2024 में 5.11 लाख यात्री शामिल हुए हैं। और रिपोर्ट में गैर मुल्की सयाहों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के रुझानात को भी बताया गया है, उसमें नुमाया है खास तौर पर कश्मीर में। और 2021 कश्मीर में 1,614 गैर मुल्की सयाह आए हैं, जबकि जम्मू 36 गैर मुल्की सयाह हैं। 2024 कश्मीर में 43,654 गैर मुल्की सयाह आए हैं और जबकि जम्मू में 21,798 गैर मुल्की सयाह आए। और 4 सालों में कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में 300% से ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि जम्मू में तादाद महदूद हुई है। और इसी तरह से इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग मीटिंग ने का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि इस मीटिंग ने जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे को आलमी स्तर पर उजागर किया है। और इसके अलावा जम्मू में सनबर्न म्यूजिकल फेस्टिवल और श्रीनगर में F4 कार शो जैसे इवेंट्स का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि इसने मकामी और बैनुल-अक़वामी सयाहों को अपनी तरफ जो है तवज्जो हासिल की है। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मईशत को मुस्तकम करने और सयाहत को फ़रोग देने के लिए बताया गया है कि जामे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, खासकर कश्मीर को खास तौर पर आलमी सयाहों के लिए मज़ीद पुरकश बनाने की हिकमत अमली वक्त की अहम ज़रूरत इसमें बताया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल बताने के लिए कि सयाहत के मामले पर किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बात बताई गई है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, बात हैंडीक्राफ्ट की भी करते हैं, जिसको लेकर ये खदशा था कि कोविड के दौरान हैंडीक्राफ्ट सन्नत को एक बहुत बड़ा दचका लगा, लेकिन कोविड के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता करके सन्नत जो है वो आप वापस अपनी पटरी पर आ चुकी है
और तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की ताज़ा खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर हैंडीक्राफ्ट को लेकर जो एक्सपोर्ट्स था वो डबल हुए हैं और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट डबल हुए। 1160 करोड़ से ज़्यादा रकम का एक्सपोर्ट सिर्फ दस्तकारी महकमे के अंदर हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की ताज़ा खबर के मुताबिक। और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि ये वो सन्नत है, हैंडीक्राफ्ट सन्नत वो सन्नत है जो हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को बराह रास्त रोजगार दे रही है। और कुल मिलाकर 4.22 लाख आर्टिस्ट यानी आर्टिजन्स वो हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं और इस सन्नत के साथ जुड़े हुए हैं। जब सन्नत के साथ जुड़े हुए हैं तो कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं और हेरिटेज ऑफ वैली को भी प्रमोशन में एक बहुत बड़ा रोल इनका है। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है इसमें यह साफ कर दिया गया है कि कोविड के मुकाबले में तेज़ी के साथ बेहतरी आई है और फिगर्स देते हुए ये साफ कर दिया गया कि मुस्तकबिल में पश्मीना शॉल हो, कश्मीरी कारपेट हो, ट्रेडिशनल वुड क्राफ्ट हो या दीगर चीज़ें हो, एक तो QR स्कैनिंग कोड के ज़रिए से एथेंटिसिटी इनकी बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ से तकरीबन ट्रेनिंग सेंटर्स की जहाँ तक हम बात करें तो 600 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस द जम्मू कश्मीर लगाए गए हैं जो स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एड, आर्टिजन और कोऑपरेटिव्स के तहत लगाए गए हैं, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि नई सन्नतों को भी जोड़ा जाए और नई सन्नतों में बैम्बो क्राफ्ट जो जम्मू का एक नया क्राफ्ट बन रहा है इसे भी जोड़ने की बात कल इस इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट में कही गई है। और यह भी साफ कर दिया गया कि अगर हुकूमती इदारे इसकी ओर मजीद तवज्जो दें तो ये एक मजबूत सेक्टर के तौर पर उभर सकता है। उसी तरीके से जिस तरीके से सयाहत पर हम निर्भर करते हैं, सयाहत पर हम फोकस करते हैं, अगर यहाँ पर भी फोकस किया जाए तो ये एक बड़ा सेक्टर उभर कर सामने आ सकता है। एक तो ये बात है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की एक और बड़ी बात भी सामने आई है और वो महकमा हेल्थ को लेकर है। शोबा हेल्थ के अंदर किस तरीके से बजटिंग हुई है उस मामले पर भी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने सवाल उठाया है। और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा साल के दौरान जो साल इख्ताम पजीर हो रहा है इसमें बजट को कट कर दिया गया था। बजट एलोकेशन हेल्थ सेक्टर का नीचे चला गया है और करंट फाइनेंशियल ईयर की ये बात इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर कही गई है। करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बजट एलोकेशन जो बढ़नी चाहिए थी वो ट्रिम कर दी गई है और ट्रिम करते हुए 8,333.45 करोड़ रुपया इसको रख दिया गया है, जबकि 2022-23 के दौरान ये रकम बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद दोबारा इसको इंक्रीज भी किया गया था, लेकिन रवा साल के दौरान इसमें ट्रिम हो गया है। बजट एलोकेशन हेल्थ सेक्टर के अंदर ट्रिम करने का मतलब यह है कि दूर दराज इलाकों के अंदर तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने में एक नुमाया कमी हो सकती है और फाइनेंशियल ईयर के दौरान अब इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी जो नया माली साल बजट बन रहा है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर ने तकरीबन 7.04% टोटल बजट जो करंट ईयर का है वो लिया है और 3.14% जो है वो GSDP का हिस्सा लिया है और हायर देन है जी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये भी इसी सर्वे रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि जो सेट डेडलाइंस है सर्वे हेल्थ पॉलिसी 2017 की है नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से जो PMGSY हेल्थ स्कीम और दीगर स्कीम है उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट कार्ड इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो है वो पेश कर दी है। ये सर्वे रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मजीद भी बातें बताई गई है। कल हम कोशिश करेंगे कि कुछ और डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको डिटेल्स बताएं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि माह रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और इस बीच जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड है उन्होंने होश उड़ा देने वाली बात सामने रखी है कि जो खजूर आप ले रहे हैं क्या वो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक है या ख़राब है। डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि माइनिंग के मामले पर जहां हुकूमती इदारे लगातार अभी तक ये कह रहे थे कि इलीगल माइनिंग्स हो रही है, बहुत चीज़ें गलत हो रही है, एक तहरीरी सवाल के जवाब में हुकूमत ने यह कहा ऑल इज़ वेल, स्ट्रीमलाइन किया गया है। छोटे से ब्रेक के फ़ौरन बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जी के में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन जारी है, 5वां दिन। अब से कुछ देर बाद इजलास की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले हंगामे के भी आसार हैं। और वो हो भी क्यों ना, भारत पाकिस्तान के मुज़ाकरात या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, सरहदी ढांचा, एक दूसरे पर तनकीद, ये सारा सिलसिला गुज़श्ता 3 रोज़ के अंदर हमने देखा है। कुछ लीडरान की जानिब से पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात कही गई थी, जिस पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की तरफ से एतराज़ किया गया है। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने स्पीकर को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वो तमाम अल्फाज, वो तमाम बयानात ऐवान की कार्रवाई से, रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है, जिसमें पाकिस्तान से मुज़ाकरात, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो ढांचे पर एक बयान सैफुल्लाह मीर की तरफ से आया था, उन सारे बयानात को हटाने की मांग की गई है। अब्दुल रहीम राथर जो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर हैं, उनके नाम ये खत लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से लिखा गया है और कहा गया कि वो तमाम मामलात जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुए, मुल्क की सलामती या दाखिला सलामती से जुड़े हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना सही नहीं। और यहाँ तक कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी कई मरतबा बीच बीच में इस्तेमाल की जाती रही, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का तज़किरा हुआ। तो वो सारे बयानात फौरी तौर से जो मुल्क की दाखिला सलामती से मुतल्लिक हैं, भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात की जिनमें वकालत की गई हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ढांचे को लेकर बात की गई है, सिक्योरिटी और सेंसिटिव को समझते हुए फौरी तौर से इन तमाम बयानात को रिकॉर्ड से हटाया जाए। सुनील शर्मा, अब से कुछ देर पहले उन्होंने गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से असेंबली में दाखिले से कबल बात की। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने स्पीकर को एक लेटर लिखा है, उस लेटर में क्या कुछ? पिछले 2-3 दिन की प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे एमएलएज ने पाकिस्तान शब्द का उपयोग करके इस हाउस की गरिमा को भंग किया है, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और स्पीकर ने ऐसे एमएलएज को अलाउ किया है ऐसी बातें करने के लिए। वो देश जो भारत का दुश्मन है, वहाँ से आतंकवाद चला के कितने ही हमारे जवानों को शहीद कर चुका है। यहाँ पे एमएलएज वो कंपैरिजन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ के एमएलएज एडवोकेसी करते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत का, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैंने बड़ी नाराज़गी प्रकट की है कि स्पीकर साहब, आप एक मर्यादा में हैं और उस मर्यादा को भंग न करें। ऐसे किसी भी एमएलए को आप अलाउ क्यों करते हैं और उनको टाइम क्यों देते हैं, ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं बोलने के लिए, जो पाकिस्तान शब्द का उपयोग करते हैं। आज बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है? ये बजट में हमें कुछ एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन्हीं का बखान हो सकता है, या जो 41,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया है उसी के आंकड़े को ऊपर नीचे किया होगा। उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि जो चुनावी वादे किए गए हैं उनकी झलकियां दिखेंगी, क्या लगता है आपको? इंतजार कर रहे हैं, थोड़े समय में आ रहा है बजट, पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, आज बजट जो है वो पेश होने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। क्या कुछ खास रहने वाला है वर्गों के लिए, हर एक वर्गों की नजरें जो है वो इस बजट पर नजरें जो है वो बनी हुई हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो कुछ देर के बाद ऐवान की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। उस तरफ आपको वक्फे सवालात से पहले एक बार फिर यही होगा कि पाकिस्तान के अल्फाज को एक्सपेंड किया, क्योंकि कल वज़ीर-ए-आला ने भी कई मरतबा पाकिस्तान का नाम लेते हुए ये बातें जो है वो कही है, क्योंकि 370 पाकिस्तान हालात को जब इंटरमिंगल किया गया तो आज बीजेपी की तरफ से उसका रेस्पॉन्स आया। चिट्ठी भी स्पीकर को भेज दी गई है कि एक्सपेंड किए जाएँ वर्ड, हटा दिए जाएँ वर्ड। अब देखना होगा कि स्पीकर मौसूफ इस पूरे मामले पर क्या कुछ करेंगे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा मार्केट चेकिंग के हवाले से करते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना जिसके 5 रोज़ गुजर चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीमें हमने सरगर्म देखी और यहाँ तक कि एनफोर्समेंट विंग्स जो फूड डिपार्टमेंट की थी, वज़ीर आला की हिदायत के बाद काफ़ी एक्टिव भी नजर आई। लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं, जो इंकिशाफ हो रहा है, वो आप कह लीजिएगा कि हैरान कुन है। जनूबी कश्मीर के अंदर एक कार्रवाई हुई है और तस्दीक ये की गई है कि रमज़ान मुबारक में मार्केट चेकिंग का एक जब सिलसिला तेज़ किया गया तो साउथ कश्मीर के सबसे बड़े ज़िले अनंतनाग में 150 किलोग्राम के आसपास मुश्तबे खजूर बरामद की गई, ऐसी खजूर जो खाने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। अनंतनाग में जब ये कार्रवाई की जा रही थी, 150 किलोग्राम खजूरें जब बरामद हुई है, जो हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से जिन पर खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, कंपाउंडिंग के लिए अब सिफारिश बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। 6 ऐसे लोगों के खिलाफ हो सकता है कि आइंदा दिनों में, जब एक तो कार्रवाई ये हुई है कि फौरी तौर से शुरुआती दौर में जो हिदायत या सरकारी अहकामात के मुताबिक अमल दरामद होते हैं, एक तो वो, दूसरा जब सैंपल्स लिए गए हैं मुश्तरका टीमों की जानिब से, मुआयने के दौरान तारीखें भी ये जो तय कर दी गई हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह की शिकायतें जो अभी तक मौसूल हो रही थी, इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ ने की और ये भी कंफर्म कर दिया
कि लैब टेस्टिंग के बाद मजीद तहकीकात या शवाहिद जब इसमें मिल जाएंगे तो आप देखेंगे हो सकता है कि जो लोग ये काम कर रहे थे एक तो सलाखों के पीछे जाएं, दूसरा मुमकिना तौर पर जो लग रहा है कि मुतलका कवायद ज़वाबित के तहत अथॉरिटीज़ कार्रवाई कर सकती हैं और जुर्माना तो एक मामूली सी वो रकम होती है जिस पर शायद जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने फिर से ढीली पड़ती देखी, लेकिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अनंतनाग ने रमज़ान मुबारक में जब ये कार्रवाई की है तो इस बात का भी इंदिया दिया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत सेक्शन 69 का हवाला देते हुए इस 2006 के एक्ट के मुताबिक 6 लोगों पर या जो जहां पर कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ जब ये कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ा रहे थे, रूल्स को वायलेट कर रहे थे, तो सिफारिश की गई है कि इनके खिलाफ कंपाउंडिंग और जुर्माना काफ़ी भारी भी हो सकता है। ऐसी भी कंफर्मेशन हो रही है जिन्होंने इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की और यहाँ तक कि कहा गया कि कीमतें भी एतदाल में नहीं थी, वेट कंट्रोल्स के मामलात पर भी शक व शुबहात पैदा हुए और सार्फिन के लिए जो लोग भी दुकानदार ख़ासतौर से बाज़ारों के अंदर रमज़ान मुबारक में इन दिनों ख़तरा बन रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी और ये बड़ी कार्रवाई की तरफ इस वक्त इशारा किया जा रहा है। जनाब अब बढ़ते हैं जी आगे। मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने इंकशाफ किया कि जो खजूर आप खाते हैं जनाब सही नहीं है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भी भेज दिया। ज़रा एहतियात करें आप भी और देखें कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। अब ज़रा अदालतों का भी रुख करते हैं और कॉलेजियम का इजलास हुआ है, उसमें क्या कुछ हुआ है, जम्मू कश्मीर को क्या कुछ मिला है, एक अच्छी खबर वहाँ से आ रही है और उसके फ़ौरन बाद फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का इजलास मुनक्किद हुआ है और उस इजलास के अंदर जस्टिस नागराल, जस्टिस सकरी और जस्टिस वानी को मुस्तकिल बुनियादों पर जज तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर 3 एडिशनल जज हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर लगा दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर कल कॉलेजियम का जो इजलास हुआ था उसके बाद बयान जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग, कॉलेजियम की मीटिंग हुई है जी 5 मार्च सन 2025 को, जिसमें अप्रूवल मिला था कि जो प्रपोजल गया था अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस वसीम सादिक नागराल साहब का, जस्टिस राजेश साहब का और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब का जो एडिशनल जजेस थे कि इन्हें परमानेंट जज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर लगाया जाए और इस ज़िमन में एपेक्स कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर जो कॉलेजियम है मंजूरी दी है। फिलवक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 25 जजों की है और हमारे पास 15 के आसपास स्ट्रेंथ चली गई हैं, जिनमें 12 परमानेंट है और 3 एडिशनल जज हैं। और अप्रूवल जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इसके बाद जो परमानेंट जजों की स्ट्रेंथ है वो 15 मुकम्मल हो गई है। जस्टिस नागराल साहब इन्होंने इब्तिदाई तौर पर अपनी तालीम हासिल की है जम्मू से ही और उसके बाद ग्रेजुएशन GGM साइंस कॉलेज जम्मू से की, फिर LLB भी यूनिवर्सिटी यहीं से किया और फाइनली बहश्त आज़ाद वकील के इन्होंने काम किया और प्रैक्टिस 1991 से शुरू करते हुए आज जस्टिस की कुर्सी तक पहुँचे हैं। तो फिलहाल 3 जो जज हैं उन्हें मुस्तकिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसको नोट कर दिया गया है और बयान रात देर गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है।
शुरू करें। आप लोगों की बात सुनी जाएगी। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक करके आपकी बात सुनेंगे, लेकिन साथ साथ हुकूमत के कुछ जवाब आ रहे हैं एक एक करके, वो भी आप तक पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में इजलास शुरू होगा तो उस तरफ चलेंगे। लेकिन गैर कानूनी कानकनी या इलीगल माइनिंग का मामला भी ऐवान के अंदर उठा। मुतद्दिद अराकीन असेंबली ने इस पर बात की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस पर जवाब भी आए। और जो हुकूमत ने ऐवान के अंदर कल जवाब दिया उसमें 2-3 चीज़ें वजाहत की गई। एक तो मौजूदा वक्त में जो कानकनी हो रही है, जिन लोगों को ठेके दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, उसके बचाव में सरकार खड़ी हुई, यानी जिन लोगों को दिए जाने थे सरकार के मुताबिक वो ठीक दिए गए हैं, तो डिफेंड करती हुई थोड़ी सी हुकूमत इस मामले पर नजर आई। लेकिन ये भी साथ साथ बता दिया गया कि जहां तक गैर मकामी अफराद ठेकों में अगर शामिल हो रहे हैं तो ये इल्ज़ामात लग रहे थे हुकूमत पर, मकामी लोगों को रोजगार का मौका नहीं मिलता, कहीं पर भी माइनिंग या ऑपरेशंस के दौरान उनको काम नहीं मिलता है। तो वजाहत ये की गई कि मुतद्दिद मकामात पर जहां जहां कानकनी हो रही है, हुकूमती आदादुशुमार के मुताबिक पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर मकामी जो मजदूर हैं वही ऑपरेशंस में मसरूफ हैं, काम कर रहे हैं। और गैर कानूनी कानकनी पर पूछे गए सवाल के जवाब में भी कहा गया कि शुमाली कश्मीर हो, जनूबी कश्मीर में हो, जम्मू सूबा हो, कार्रवाई मुतद्दिद मकामात पर की गई है और 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा की रकम सिर्फ जुर्माने की सूरत में वसूल की गई है। 681 से ज्यादा गाड़ियां और मशीनें अलग अलग मकामात पर जो गैर कानूनी कानकनी में लगी थी, माइनिंग में लगी थी, इन गाड़ियों को जब्त किया गया। जुर्माने 1 करोड़ 32 लाख प्लस किए गए। जिला बारामूला का है जी। जिला बारामूला में 2 साल के दौरान 1.32 करोड़ रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया। 681 गाड़ियां भी जब्त की गई। दरअसल सवाल मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह की तरफ से पूछा गया था और उस सवाल के जवाब में ही ये साफ कर दिया गया कि माइनिंग जो भी इस वक्त हो रही है, अवार्ड की गई है, सबसे पहले क्लियरेंस ली गई है, ऑब्टेन किया गया जी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, यानी पहले एक महकमाई क्लियरेंस उनकी आई है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस आई है, माहौलियाती क्लियरेंस आई है, उसके बाद ही माइनिंग का काम शुरू किया गया है, ये दस्तावेजात बताते हैं। लेकिन माहिरीन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार इस चीज़ पर सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से माइनिंग का काम किया गया है उससे फ्लो ऑफ वाटर बुरी तरह से मुतासर हुआ है और जिस तरीके से इसको किया जा रहा है उससे रियासत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑपरेशनल है थ्रू लोकल वर्कर्स के, ये कल तहरीरी सवाल के जवाब में कह दिया गया और ये साफ कर दिया हुकूमत ने कि SO 559 जो 15/11/2022 को जारी किया गया था, उसके तहत कस्टमरी माइनिंग्स ट्रेडिशनल हांजीज करते हैं और मकामी लोग करते हैं ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किसी तरीके से मुतासर ना हो। इस बात का भी खुलासा कल पेश कर दिया गया है। ताहम फाइनेंस ये जो क्लियरेंस वाला एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असिस्टेंस भी देखी जा रही है और मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल्स देती है, जिसके बाद सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाता है, अप्रूवल्स दी जाती है इस एक्सट्रैक्शन के लिए, इन मादनियात को निकालने के लिए जो इस वक्त चारों तरफ से चल रहा है। माहिरीन, आज़ाद जो वॉच डॉग्स हैं और फिर दीगर इदारे हैं वो लगातार इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि कानकनी सही तरीके से नहीं हो रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुकूमती इदारों को हो रहा है। चलिए खबरों पर थोड़ी देर यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं, सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आपकी बात भी सुननी है, प्रोग्राम में आप लोग शामिल हो जाएं, कॉल करना शुरू करें। जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं टीवी की आवाज़ बंद कर लें और फटाफट से अपनी बात रखिएगा। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो, लाइन ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? 4 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जब भी आप कॉल करेंगे तो 0191 लगाना मत भूलिएगा। 3812515876 12699 और 38448 पर आप कॉल करना शुरू करें। फर्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब बहुत कोयलन पे मोहम्मद सुल्तान गनाई कोयलन संग्रामा जी। गनाई साहब फरमाइयो। सर योर वनकस मौसम हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर वनकन तो डिवीजन कछवा हम नान दफ्तर पे नबर कह वन बागन सत्या कर कत बागन मज बेमार वसम बाकी चीज वसम हावान दवा कुछ लग खाद कुछ लग क्या लग हम पे दफ्तर मज नबर साथ नान। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। जरूरी ये मामला ज़राअत तो हार्टिकल्चर महकम किस वजीर अस्तान वातना
और तिहुंद ताल्लुक तो नॉर्थ कश्मीर पे मे उम्मीद कि तिहुंद यह अमल ज़मीनी अमल सह रोज मुतहरिक तिकाज पज पे कह दो अम पे गि सोरे मामल शुरू और तम ब्रो तैयारी करें सैनिस भैस हॉर्टिकल्चरस एग्रीकल्चरस तमिस ग जानकारी सही पे कत तुम सही और डिपार्टमेंट ऑलरेडी ऑन टोज आसान इत पे प्रेस नोट वुचान लेकिन अगर वन त नॉर्थस अंदर क्या कमी है मे उम्मीद कि डिप्टी कमिश्नर साहब तो मजकूर वजीर साहब तह प्रोग्राम वुचान और तिमन ताम वात जरूर शिकायत। एक और कॉलर है जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कते कदर कर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पे अहन अस बजट मज रोजन खुदायस रसूलस पे मोम वनस माह मुबारक चलान बेचनस पे रिटायर मुलाजिम गम 10 12 नशा कोला नशा पेंशन अस कर तो पास नबी उमर सबस कर अपील दस स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बच्चे हसा वनकस वदान कम अज कम गोस कह राहत वातन अमे पन्ने गवर्नमेंट निश सठा शुक्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हमने इससे पहले भी 10 दिन अर्ज किया था। वो हमारा रोड अनंतनाग से कोई 18 किलोमीटर दूर है सर। लोकल गाड़ियां हमारी 3 है सर, यहाँ गाँव की चलती हैं, तो वही आरटीओ साहब मैं कितनी बार गए उसके पास और कोई रेस्पॉन्स वहाँ नहीं मिलता है। तो हमारे बच्चे अब स्कूल का टाइम भी आ गया तो बच्चे हमारे दुर्बल हो जाते हैं। यानी गाड़ियों की दिक्कत है कि गाड़ियां ज्यादा नहीं है? नहीं है सर, गाड़ियों की दिक्कत है। लोकल गाड़ियां हमारे गांव के 2 बंधु ने खरीदी है, वही गाड़ियां लोग यहाँ चलती हैं। आरटीओ साहब के पास हम गए, हमारा रूट किसी कोई गवर्नमेंट के खाते में है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताएं कहां से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। टीवी आवाज थी बंद अदे हको कत कर, यानी टीवी की आवाज आपने बंद करनी है ना जी, बताएं। टीवी की आवाज आप बंद करें तब आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, अदरवाइज आपका भी टाइम खराब हो रहा है और कॉलर्स और भी लाइन पर है जी। बात करें अपनी, बताएं। लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा से आप कॉल करें, टीवी की आवाज बंद कर लें। नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब बांडीपोरा तहसील गामुक नजीर अहमद नाव गामुक नाव दिल्लीपोरा अहनस अस गई आज 2 वरी लगभग जल शक्ति प्रोग्राम अहनस प्रोजेक्ट आव बनावन तैयारी मुकम्मल पन्ने हिसाब मगर चालू गसान पहाड़ी इलाकन बसान आब दिक्कत आसान जबरदस्त। तो अत बार मज करो तुम वाकम थोड़ा यह जानियात कि तम क्या कर मे गुजारिश तुम न्यूज वन जमनी गुजारिश तुम बुत खसान चंद खसान खबर कशिर पे या उर्दू पे मगर इन थोड़ा टाइम कम पर्न कह यह गुजारिश बस वात तो उन हुकामन तान ताकि जल्दी मिशन महकम ध्यान अत नजर अत क्या दलील। चलो शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुम ठीक पे? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बहुत मोहम्मद शफी जूनी वत पे मे करो 10-15 दह ब्रो तुम अर्ज ये चलानी नेट वेट बेसन लुक अहनस थोमुत यह डिफंग ये मकलान तक पोसे वैलिडिटी 18 दह तम पोसे गसान जाय अगर कह कर नेट बैंकिंग या बे चीज पे लाल चौक गन चलान असल पे पत्म लटि वन मे वन तो BSNL वाले बह गोस तम पान समखान तमिस यह जनरल मैनेजरस तमिस वोन मे पान पर्सनली मगर वुनिक तान गो कहन गो वनकस तुम पता डिजिटल जमान पे सोरे बिजनेस चलान हर कह चीज पे सोन एरिया यह आर्टिजन बेल्ट यह नबर वबर शालन वालन पशमीना सतन तो गसान अम परेशानी गई। चलो सटा शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जी। BSNL का ये टावर काम नहीं कर रहा, शहर श्रीनगर के बिल्कुल बीच का इलाका है ये, और इनकी आवाज़ भी सही है कि जनाब डिजिटलाइज सारा है, आजकल OTPs आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स है, 10 तरह के मामले, और अगर हमारा नेट नहीं चलता तो फिर फ़ायदा क्या है जी, फिर पोटीएम कर दें कहीं और चले जाएँ।
तो मुझे उम्मीद है कि BSNL के जिम्मेदारान ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनेंगे। जी लास्ट 2 कॉल्स हमारे प्रोग्राम की फटाफट से दे दीजिएगा। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं आरपुरा से बोल रहा हूँ। जी 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 बताएं सर। हमारे स्टेगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है और पंचायत बाजपुर है। यहाँ सर MG नरेगा का मटेरियल पेश किया था लोगों ने 2017-18 में जी। तो आज तक इनको मटेरियल का पैसा नहीं मिला सर। वजह क्या है पैसा नहीं मिला? कह रहे हैं कि पीछे से पैसा ही नहीं आया। इन्होंने काम करवा लिया, DC ने अप्रूवल दे दी, सेक्रेटरी पंचायत ने हमसे मटेरियल लिया था। अच्छा, तो कोई डॉक्यूमेंट दिया था जब आपने ये सारा काम किया था? कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? डॉक्यूमेंट है सर, सब कुछ बिल बुल ऊपर से डिवीजन से हो गया है और सेक्रेटरी पंचायत ने काम कराया था, हमने मटेरियल भेज दिया था। अच्छा जी, आज तक हमें पैसा ही नहीं मिला सर। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार का काम किया और सरकार का वाजिबुल अदा है। लेटेस्ट होप सो आज वज़ीर आला साहब जब बजट पेश करें तो एक फ़राख दिलाना इमदाद यहाँ पर भी रखें और ये जो वाजिबुल अदा बहुत सारे लोगों का इंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर, उनका पैसा ज़रा वागुजार हो जाए। लास्ट कॉल आज के प्रोग्राम की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गौर साहब हाजी माउस्तान बारामुल्ला से। जी हाजी साहब। सर अर्ज सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट बनावे +60 को देते हैं सर, मफाद आमा में एक अर्जी है ये सर। इसके ये DC ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं आप सोशल वेलफेयर में जाइए। सोशल वेलफेयर अफसर के पास जाते हैं, उसको 10-15 चार्जर हैं, वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं करता, मुझे नहीं पता है। ये यहाँ से वहाँ भेजते हैं, वहाँ से वहाँ भेजते हैं। इनको थोड़ा प्लीज ये कन्वे कर दीजिए जरा, किसके पास जाना है, क्या करना है। चलिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए। और आज प्रोग्राम में इस वक्त फ़िलहाल रोक लेते हैं प्रोग्राम को, छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा और फिर बराह रास्त आपको असेंबली भी लिए चलेंगे जहां पर बजट का इजलास होगा। न सिर्फ बजट इजलास हम आपको बताएंगे बल्कि बजट को पूरे दिन डिकोड करेंगे हमारे सीनियर साथी। फिलहाल हमें दे इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।